हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज का आज यह 31वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं है ना वर्धन वंश के बारे में, चोलों के बारे में, पल्लवों के बारे में और राष्ट्रकूटों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का पहला प्रश्न है, हर्ष ने किस बौद्ध भिक्षु की सहायता से राजश्री को खोजा था? है ना, ऑप्शन दिवाकर वर्मन, अशंग, दिवाकर मित्र, नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, दिवाकर मित्र की सहायता से अशोक ने अपनी बहन राजश्री को खोजा था। तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये जानकारी हमें बाणभट्ट देते हैं, बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन है? हर्ष के दरबारी कवि थे, है ना। तो बाणभट्ट ने बताया है कि भाई, है ना, दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष ने अपनी बहन को खोजा है ना। और ये भी बताते हैं, ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट की दिवाकर मित्र जो बौद्ध विद्वान है, इनसे प्रभावित होकर ही हर्ष ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। ये जानकारी में बाणभट्ट देते हैं। चलिए, अगर हम बात करें बाणभट्ट की, तो इन्होंने हर्षचरित लिखी है ना। साथ ही साथ इन्होंने कादम्बरी की रचना की है, और एक और रचना है इनकी मुकुटताड़ी तक। तो ये तीन रचनाएं किसकी है बारे में याद रखना है? बाणभट्ट के बारे में याद रखना है। तो प्रश्न पूछा जाता है ना कि 7वीं शताब्दी के उत्तर भारत की जानकारी का स्रोत कौन सी पुस्तक है? तो आ जाएगा हर्ष। इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण के एक प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं बाणभट्ट। दिवाकर मित्र के बारे में मैंने बताया कि ये बौद्ध विद्वान है ना। अशंग के बारे में यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, असंग महत्वपूर्ण है। यह भी एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान रहे हैं, और इनका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से रहा है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है अशंग। आगे जाके महायान शाखा भी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक को कहते हैं शून्यवाद और एक को कहते हैं हम विज्ञानवाद। तो ध्यान रखिएगा, जो अशंग है वो विज्ञानवाद शाखा, या इसी को हम कहते हैं योगाचार शाखा। तो योगाचार शाखा से संबंधित है। तो प्रश्न आता है, योगाचार के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? असंग आंसर हो जाएगा। नागार्जुन के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन भी एक बौद्ध विद्वान रहे हैं, है ना, और इन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना करी है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। तो ये भी आप याद रखिए, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की है? नागार्जुन ने की है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के जनक भी माने जाते हैं नागार्जुन। शून्यवाद क्या है ना, महायान की एक दूसरी शाखा कहलाती है शून्यवाद। तो शून्यवाद, है ना, महायान शून्यवाद भी है, और महायान से विज्ञानवाद या योगाचार का भी विकास हुआ है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन है गुप्त वंश, वर्धन वंश, चालुक्य वंश, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वर्धन वंश से संबंधित है बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख की बात की जाए तो कहां पर है? सबसे पहली बात, ये उत्तर प्रदेश में है ना। और इस बांसखेड़ा अभिलेख की किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है, और इससे वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, सम्राट हर्ष कि जो वंशावली सम्राट हर्ष के पूर्वजों की जानकारी देने वाला अभिलेख भी कौन सा है? बांसखेड़ा अभिलेख है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी अभिलेख में हर्ष के साइन भी हैं, सिग्नेचर भी हैं, हस्ताक्षर भी हैं। तो किस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर है? तो आपका आंसर आ जाएगा बांसखेड़ा अभिलेख में। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के सिक्के उनके संगीत प्रेम को दर्शाते हैं? गुप्त वंश, चालुक्य वंश, पैतृक वंश, वर्धन वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश में यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, गुप्त राजाओं में पहले श्रीगुप्त हुए, घटोत्कच हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, है ना। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त होते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं समुद्रगुप्त, तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है, इसलिए आंसर आ जाएगा ए, गुप्त वंश। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है? बीए स्मिथ ने कहा है। कौन सी पुस्तक में कहा है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किसका एक लेख भी प्राप्त होता है? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के राज तिलक की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यदि हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति की, तो ध्यान रखिएगा, इसकी रचना हरिशेन ने की है।
है ना। तो ध्यान रखिएगा हरिशेठ ने की है ना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना प्रयाग में है ना। एक्चुअली जो अशोक का एक इलाहाबाद स्तंभ लेख था, है ना, इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग स्तंभ लेख कहलाता है ना। वो अशोक के समय उत्कीर्ण किया गया था। बाद में उसी स्तंभ लेख पर, है ना, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेठ, उन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा और बाद में उसी प्रशस्ति में, है ना, जहांगीर के राजतिलक का भी उल्लेख हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मोखरी वंश के शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन है बल्लभी, कानपुर, पाटलिपुत्र, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मोखरी वंश के शासकों का उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में है और इनकी राजधानी क्या रही है? कन्नौज रही है। तो मोखरी वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। इसी कन्नौज, मोखरी वंश का जो अंतिम राजा रहता है इसमें कन्नौज में, वो रहता है ग्रहवर्मा, और ग्रहवर्मा की हत्या मालवा का राजा रहता है देवगुप्त, है ना। तो मालवा के राजा देवगुप्त के द्वारा इस ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है ना। बाद में देवगुप्त की हत्या हर्ष के भाई, है ना, राजवर्धन कर देते हैं, है ना। तो देवगुप्त की हत्या हो जाती है, ग्रहवर्मा की भी हत्या हो गई। तो कन्नौज का राज्य अंत में हर्ष संभालते हैं, है ना। तो कन्नौज की हर्ष की पहली राजधानी है थानेश्वर और बाद में हर्ष कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इसे आपको याद रखना है। चलिए, तो मोखरी वंश के बाद कन्नौज में वर्धन वंश का शासन रहा है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, भूमि अनुदान की संख्या में वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो प्रश्न में क्या सही नहीं है गुप्त काल के संदर्भ में? गुप्तोत्तर काल के संबंध में इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा डी। ध्यान रखिएगा गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद का काल, और गुप्तोत्तर काल में विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली का आरंभ हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा केंद्रीकृत शासन प्रणाली ना होकर विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली यहाँ पे सही होता। बाकी तांत्रिक क्रियाकलापों में, भूमि अनुदान में, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई है गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है ना। तो ऑप्शन है शिव पार्वती, सूर्य, गौतम बुद्ध, मैत्रेय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिव पार्वती। ध्यान रखिएगा हर्ष पहले भगवान शंकर का ही उपासक था और बौद्ध धर्म में अपनाने से पहले उसने जो सिक्के जारी किए हैं उसके पृष्ठभाग पर भगवान शंकर और पार्वती जी का ही अंकन किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन है सातवाहन युग, गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गुप्त काल में नगरों का पतन होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना हो जाती है। ध्यान रखिएगा गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था का भी उदय हुआ है, जजमानी व्यवस्था। और इस जजमानी व्यवस्था का मतलब ये होता है आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यदि वृद्धि होगी तो नगरों का क्रमिक पतन हो गई होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। और गुप्त काल के बारे में ध्यान रखिएगा, उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। संस्थापक कौन है गुप्त काल के? तो ध्यान रखिएगा श्री गुप्त संस्थापक हैं। इसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। तो यदि प्रश्न आता है गुप्त काल के संस्थापक तो आंसर आ जाएगा श्री गुप्त, और यदि वास्तविक संस्थापक की बात होती है तो चंद्रगुप्त प्रथम नाम आ जाएगा। और गुप्त काल किस राजा के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है? ध्यान रखिएगा तो आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्हीं को हम कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भुक्ति शब्द किसको इंगित करता है, किसको बताता है? ऑप्शन है एक प्रकार का कर, राजस्व अधिकारी, प्रांत, जिला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रांत। ध्यान रखिएगा गुप्त काल में जो प्रांतों को भुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में भाग, हिरण्य, बलि का संबंध किससे है? बात किसकी हो रही है? 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। ऑप्शन है धार्मिक गतिविधियों से, भूमि कर से, वास्तुकला से, संपत्ति उत्तराधिकार से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सभी करों के नाम होते हैं, है ना। तो भाग है, हिरण्य है, बलि, ये सभी कर कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, बलि की बात करें तो ध्यान रखिएगा वैदिक काल की यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में बलि एक कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था, पर उत्तर वैदिक काल में यही कर अनिवार्य हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हर्ष, राजवर्धन, प्रभाकरवर्धन, पुष्यभूति। तो ध्यान रखिएगा पहली बार वर्धन वंश की शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय प्रभाकरवर्धन को जाता है। ध्यान रखिएगा पहली बार वर्धन वंश की शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय प्रभाकरवर्धन को जाता है।
और प्रभाकर वर्धन ने है ना प्रतापशील की उपाधि को भी धारण किया था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश में पहला राजा जिसने कन्नौज माफ करना वर्धन वंश में पहला राजा जिसने थानेश्वर को राजधानी बनाया है, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, प्रभाकर वर्धन। तो इनकी राजधानी क्या ही है, राजधानी रही है थानेश्वर, है ना, इसे आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है, वर्धन वंश में किस राजा ने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया है ना, तो फिर आंसर फिर क्या हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। तो ये पहले शासक है जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को वर्धन वंश में, है ना, वर्धन वंश के पहले राजा हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया है, इसे आपको याद रखना है। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है राजवर्धन और एक का नाम होता है हर्षवर्धन। चलिए, पुष्यभूति, अच्छा, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है क्योंकि पुष्यभूति पहले राजा माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्रीय चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज के विकर्ण को डिवाइड करने संबंधी कई सारे नियम दिए गए हैं। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ध्यान रखना, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पहली बार शून्य के बारे में जानकारी भी हमें किसने दी है, ब्रह्मगुप्त ने दी है। वैसे शून्य के जो प्रवर्तक है ना, वो माने जाते हैं आर्यभट्ट, पर ध्यान रखिएगा शून्य के बारे में जानकारी हम ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से भी प्राप्त होती है, ठीक है। कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मगुप्त ने शून्य की खोज की थी, उसको इम्प्लीमेंट किया है, इसको यूज करना सिखाया है हमें किसने, आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो प्रश्न जैसा आएगा आपको वैसा आंसर लगाना पड़ेगा। तो वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री थे, है ना, और इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी है, साथ ही साथ बृहद जातक, साथ ही साथ लघु जातक नामक ग्रंथों की भी रचना की है। आर्यभट्ट, इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की है ना, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में किसने बताया है, तो फिर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भानुगुप्त के समय किस हूण शासक ने आक्रमण किया था? ऑप्शन है तोरमाण, मेहरकुल, तिगिन, कुशनमाज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा तोरमाण नामक हूण शासक ने भानुगुप्त के समय, है ना, आक्रमण किया था। और इसी आक्रमण में भानुगुप्त के मंत्री होते हैं, जिनका नाम होता है गोपराज, की मृत्यु हो जाती है और गोपराज की पत्नी जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। और इसी का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, एरण अभिलेख में मिलता है। एरण अभिलेख का समय कितना है, 510 ईस्वी है, इसे आपको याद रखना है। चलिए, अगर हम हूणों की बात करें तो हूण कहाँ से आए हैं, हूण मध्य एशिया से भारत आए हैं। और सबसे पहले एक तिगिन नाम के राजा रहते हैं, इसके बाद कुशनमाज है, उसके बाद तोरमाण है, उसके बाद मेहरकुल नाम के राजा रहते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो हूण कहाँ से है, मध्य एशिया से। पहला राजा कौन है, तिगिन। पर यदि प्रश्न आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन होगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा कुशनमाज होगा, ठीक। और यहाँ पे एक भीतरी स्तंभ लेख भी हमें प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है ना, कि कुशनमाज नामक हूण शासक को गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हूणों का अंतिम राजा जो है वो कौन है, मेहरकुल है, और इनको भी 528 ईस्वी में मालवा के राजा यशोधर्मन ने पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, प्रतीत समुत्पाद हृदय वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है, के लेखक हैं अशंग, वसुबंधु, नागार्जुन, अश्वघोष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रतीत समुत्पाद हृदय। नागार्जुन एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान माने जाते हैं, शून्यवाद का जनक इन्हें कहा जाता है, शून्यवाद का जनक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जनक। एक्चुअली क्या है, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय। एक को कहते हैं हम महायान शाखा और एक को कहते हैं हम हीनयान शाखा। आगे जाके महायान के दो भागों में डिवाइड हो गया। एक को हमने कहा योगाचार को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञानवाद, है ना। और दूसरा जो रहा उसको कहते हैं हम शून्यवाद। तो
तो शून्यवाद के जनक कौन है? नागार्जुन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हीनयान है। हीनयान में आगे जाके इसके भी दो संप्रदाय हो जाते हैं। एक को हमने कहा वैभाषिक, एक को हमने क्या कहा? वैभाषिक, और एक को हमने क्या कहा? सौत्रांतिक। सौत्रांतिक, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अन्य विकल्पों की बात करें तो अशंग और वसुबंधु, है ना, ध्यान रखना ये दो आपस में भाई हैं, है ना, और दोनों ही महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा, अब महायान में भी बात करें हम तो योगाचार, विज्ञानवाद और शून्यवाद, है ना, तो इन दोनों का संबंध एक्चुअली महायान शाखा की विज्ञानवादी शाखा से है। विज्ञानवादी शाखा से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, असंग के भाई कौन है? वसुबंधु। वसुबंधु की बात करें तो ध्यान रखना वसुबंधु पहले हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे, बाद में अपने भाई के कहने पर ये महायानी बन जाते हैं। ठीक है, और इनका एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है वसुबंधु का, जिसको हम कहते हैं तर्कशास्त्र, है ना, ये महत्वपूर्ण रचना है। तो तर्कशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? वसुबंधु ने लिखा है ना। अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में थे और ये कनिष्क इन्हीं के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष रहे हैं अश्वघोष, और इन्होंने संस्कृत में चीजों को लिखा है, रचनाएं लिखी हैं, है ना। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है इनकी, है ना, बुद्ध चरित मानी जाती है। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है? है ना, अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। बाकी इनकी एक और रचना है सारीपुत्र प्रकरण, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। साथ ही साथ एक और रचना है सौंदरानंद। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति को आधार बनाकर मिताक्षरा पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और यावलक की स्मृति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। यावलक की स्मृति को आधार बना के, है ना, मिताक्षरा की रचना की गई है। यदि हम ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्मना सिद्धांत, तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसके पहले यदि हम बात करें तो उत्तराधिकार के संबंध में कई सारे, है ना, कानून थे, पर हमारे यहाँ पे उत्तराधिकार के संबंध में दो मत प्रचलित रहे हैं। एक को हम कहते हैं आपका मिताक्षरा मत, और एक को कहते हैं हम दायभाग मत। ये दो मत हैं। मिताक्षरा जो है ना, ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है, विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो जो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा है ना, उसी के बारे में पूछ रहे हैं किस स्मृति को आधार बना के लिखा है? तो यावलक की स्मृति को आधार बना के लिखा है, ये आपको याद रखना है। और दायभाग की रचना किसने करी है? तो ध्यान रखिएगा, दायभाग की रचना जिमूत वाहन, है ना, इनके द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जिमूत वाहन ने जो दायभाग मत की रचना की है ना, ये जो दायभाग मत है, ध्यान रखना, ये बंगाल में और असम में प्रचलित है, बंगाल और असम में। और बाकी शेष भारत में हम देखें तो हमारा मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा मत प्रसिद्ध है। चलिए अब यदि हम स्मृति की बात करें तो यावलक की जो स्मृति है ये पूर्व गुप्तकालीन मानी जाती है, पूर्व गुप्तकालीन मानी जाती है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। बाकी नारद और बृहस्पति स्मृति जो है ना, ये गुप्तकालीन मानी जाती है, फिर पूछी जाती है कौन सी स्मृति गुप्तकालीन है। और मनुस्मृति जो है ये शुंगकालीन मानी जाती है। शुंग काल का मानव ग्रंथ कहलाता है मनुस्मृति। भारतीयों की कानूनी पुस्तक मानी जाती है मनुस्मृति। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माध्यमिक दर्शन को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है वैभाषिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद और सौत्रांतिक, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, जो शून्यवाद है उसको माध्यमिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है ना, और नागार्जुन शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। बाकी वैभाषिक हीनयान का संप्रदाय है, विज्ञानवादी महायान का संप्रदाय है, सौत्रांतिक, है ना, ये भी हीनयान का संप्रदाय है। चलिए आगे बात करते हैं। कालचक्रियान संप्रदाय का प्रमुख क्षेत्र था बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, गुजरात, राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल उड़ीसा में कालचक्रियान संप्रदाय प्रचलित था। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, महायान संप्रदाय आगे जाके कई उप संप्रदाय में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो आगे जाके हम बात करेंगे वज्रयान संप्रदाय की, और तो महायान से निकला वज्रयान, और बाद में वज्रयान का भी उप संप्रदाय बन गया कालचक्रयान। इसलिए कई सारे लोग फिर सीधा सीधा कह देते हैं कि, है ना, सीधा सीधा कह देते हैं कि महायान का ही उप संप्रदाय है कालचक्रयान, है ना। तो ध्यान रखिएगा, महायान का उपसंप्रदाय है वज्रयान, और वज्रयान का उपसंप्रदाय माना जाता है कालचक्रयान। पर सीधा पूछा जाता है तो महायान का उपसंप्रदाय
कालचक्रयान है तो भी सही आंसर होगा। अब कालचक्रयान के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रवर्तक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसके प्रवर्तक जो है वो मंजूश्री को माना जाता है, मंजूश्री, है ना। और इस संप्रदाय के लोग श्री कालचक्र को अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हैन सांग पर सर्वाधिक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? माध्यमिक, सौत्रांतिक, व्यवसाय और योगाचार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आंसर डी हो जाएगा, योगाचार। हैन-सांग एक चीनी यात्री है। 629 ईस्वी में वो चीन से भारत की तरफ चला है। 630 में वो भारत आया है, ध्यान रखना 630 में भारत आया। सबसे पहले भारतीय राज्य कपिशा आया है ना, है ना। बाद में फिर उत्तर भारत की तरफ यात्रा करता है और फिर हर्ष के दरबार में आता है, ध्यान रखना, हर्ष के दरबार में आता है ना। साथ ही साथ असम के राजा भास्कर बर्मन और साथ ही साथ दक्षिण में नरसिंहवर्मन प्रथम जो पल्लव राजा थे उनके पास भी जाता है वो, है ना। हर्ष क्यों आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, है ना। अब यहाँ से बात होती है, नालंदा विश्वविद्यालय में वो अध्ययन करता है, बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होता है। और महायान शाखा का, चूंकि मैंने बताया महायान शाखा के दो डिवीजन हो जाते हैं, एक को कहते हैं विज्ञानवाद या योगाचार और एक को कहते हैं शून्यवाद या माध्यमिक। तो विज्ञानवाद या योगाचार से वो प्रभावित होकर चीन जाता है, समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं, उदयगिरी तथा बाघ की गुफाओं की संख्या है क्रमशः, तो 9 या 12, है ना, 15 या 9, 20 या 9, 16 या 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। ध्यान रखिएगा, उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं, है ना। और बाघ में कितनी गुफाएं? तो बाघ में 9 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? विदिशा में है ना। और बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार जिले में है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाओं के चित्र किससे समानता रखते हैं? ऑप्शन है उदयगिरी की गुफाओं से, एलिफेंटा की गुफाओं से, अजंता की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं से। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, बाघ की गुफाएं, है ना। ध्यान रखिएगा किसके समानांतर है? अजंता की गुफाओं। तो जिस हिसाब से अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है वैसे ही बाघ की गुफाओं में भी चित्रकारी की गई है, इसलिए, ठीक है। अब अजंता की बात करें, है ना, तो ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना। दूसरी बात है, इन गुफाओं का निर्माण कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये अजंता की गुफाएं 200 ईसा पूर्व से लेकर 650, है ना, एडी मतलब ईस्वी तक बनाई गई है ना। और यहाँ पे मैंने बताया था पहले भी, है ना, यहाँ पे 16, 17 और 19 में नंबर, टोटल यहाँ पे 29 गुफाएं हैं। ध्यान रखिएगा अजंता में, उसमें से 16, 17 और 19 में नंबर की गुफा गुप्तकालीन मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण, है ना, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इन गुफाओं का निर्माण राजपूत शासकों के समय हुआ है, ये आपको याद रखना है, राजपूत शासकों के समय हुआ है ना। उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? विदिशा में है ना। और ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 4वीं 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई गई हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलिफेंटा महाराष्ट्र में है ना। ये आपको याद रखना है। एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, पूछा जाता है तो भगवान शिव से एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध है। चलिए साथ ही साथ ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों का संबंध भी एलिफेंटा की गुफाओं से रहा है। अब एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने किया है ना? तो कोंकण मौर्यों के द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया। यदि कोंकण मौर्य ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रकूट के द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। पूर्ण, हरण, केसरी, प्रताप सिंह जैसी उपाधियां किस शासक को दी गई हैं? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाकर वर्धन। अभी हमने बात करी है प्रभाकर वर्धन वंश के सबसे प्रतापशील राजा रहे हैं, है ना। और इन्होंने ये पहले राजा रहे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया है। साथ ही साथ ये पहले राजा हैं जिन्होंने थानेश्वर को राजधानी बनाया है, ठीक है। तो ये पूर्ण, हरण, केसरी और प्रताप सिंह जैसी उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई हैं। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म में प्रकृति चित्रण, जैन धर्म में प्रकृति चित्रण, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में प्रकृति चित्रण। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा डी, है ना। इनका संबंध प्रकृति चित्रण से भी है और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से भी है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? धार में है। धार में बाघनी नदी के किनारे हैं, बाघनी नदी के किनारे हैं, है ना। चूंकि मनुष्य इन गुफाओं को भूल गया था और इन गुफाओं को बाघों ने अपना निवास बना लिया, इसलिए बाघ की गुफाएं हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इनकी खोज 1818 में हुई है। किसने खोज की है? डेंजर फील्ड ने इनकी खोज की है। यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 9 है।
जिनका संबंध बौद्ध धर्म और प्रकृति चित्रण से है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नवयान के प्रवर्तक है, ध्यान रखिएगा कौन है, मैत्रेय, मंजुश्री, असंज्ञ, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा नवयान बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय है ना। नवयान के संस्थापक महात्मा माफ करिएगा, नवयान के संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर माने जाते हैं, अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ध्यान रखिएगा नागपुर में बौद्ध धर्म के एक नए स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया? 1956 में किया गया है ना, जिसे कहा गया है नवयान, ठीक है ना। या चूंकि ये नवयान के जो फॉलोअर्स हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को भी फॉलो करते हैं, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ है? मदुरै, अल्वे, कांची, ओरेयूर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा मदुरै। ये प्रथम संगम एक्चुअली संगम गोष्ठियां या संगम सम्मेलनों का आयोजन हुआ है ना। ध्यान रखिएगा 3 संगमों का आयोजन हुआ है। तो पहला संगम मदुरै में हुआ है, मदुरै। दूसरा अल्वे में हुआ है, अल्वे ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन होगा कपाटपुरम, है ना। और तीसरा कहाँ पे हुआ? मदुरै में हुआ, मदुरै में हुआ। ऐसे 3 संगमों का आयोजन हुआ है। ध्यान रखिएगा ये संगम बड़े महत्वपूर्ण है। ये तमिल भाषा, यहाँ पर तमिल भाषा में काव्य रचनाएं, कविताओं की रचनाएं की गई हैं संगमों के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अच्छा, अब प्रश्न एक और आता है, जो पहला मदुरै में संगम हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त्य नाम के ऋषि ने अध्यक्षता करी थी। दूसरा जो कपाटपुरम में हुआ इसकी अध्यक्षता शुरुआत में अगस्त्य ऋषि ने की, बाद में तोलकाप्पियर ने की है। और तीसरी की अध्यक्षता किसने की है? तो एक नकीरर, है ना, नाम के ऋषि थे, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने संगमों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ना ऑप्शन है पांड्य, चोल, चेर ही लिखा है यहाँ पे, चेर आएगा, पांड्य, चोल, चेर, पल्लव। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आंसर ये हो जाएगा पांड्य। देखिए प्रश्न क्या है, राजकीय संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो तीनों संगम, मैंने अभी बताया संगम कितने हुए हैं? 3 संगम हुए हैं। तो राजकीय संरक्षण प्रदान किसने किया है? पांड्य वंश के द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। बाकी यदि पूछा जाए कि इन संगमों में, है ना, भागीदारी किसने की है, तो ध्यान रखिएगा चोलों ने भी इसको संरक्षण दिया, चेर ने भी संरक्षण दिया और पांड्य ने संरक्षण दिया। पर राजकीय संरक्षण की बात हो रही है तो पांड्यों के द्वारा राजकीय संरक्षण दिया गया था, इसे आपको याद रखना है। चोलों का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है? बाघ है। चेर का राजकीय चिन्ह क्या है? धनुष है। और पांड्य का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली था। ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है ना। चेरों की बात करें तो इनका राज्य केरल में रहा है, बाकी चोल और पांड्य जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इनका राज्य रहा है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने संगमों को राजकीय संरक्षण, शायद रिपीट है क्या? हाँ, राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो ये रिपीट प्रश्न हो गया है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा चोल शासक युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ओरनहप्पे, करेकाल, विजयालय, आदित्य प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ओरनहप्पे। अब चोलों की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखना चोल जो है, ध्यान रखिएगा चोल ईसा के पूर्व में भी हैं और ईसा के बाद में भी हैं, है ना, ईसा के बाद में। तो ईसा के पूर्व के चोल जो हैं, ध्यान रखिएगा इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है संगम साहित्य से, 3 संगमों से। तो ईसा के पूर्व के चोलों का जो संस्थापक है उसको कहा गया है, उनका नाम है ओरनहप्पे इरनचेट्चेली, है ना, इरनचेट्चेली, ये पूरा नाम है इनका, है ना। और ये इनके बारे में कहा गया है कि ये युद्ध मैदान में जब रथ लेकर जाते थे तो उनके रथ बड़े सुंदर होते थे, इसका भी याद रखना है, ठीक है। तो ये ईसा के पूर्व के चोलों के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ईसा के बाद में भी चोल हुए हैं, इनके बारे में भी देखते हैं। तो ये ईसा के पूर्व के चोलों के संस्थापक हैं। अब इनके बाद, है ना, दूसरे राजा बैठते हैं करेकाल। तो अगर प्रश्न आता है ईसा के पूर्व के चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा करेकाल, ठीक है। ये ईसा के पूर्व के चोलों के वास्तविक ये संस्थापक है, ये वास्तविक संस्थापक है। अब ये बात करते हैं विजयालय की। तो ईसा के बाद, है ना, जो चोल हुए हैं वो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इन्होंने दक्षिण भारत में तमिलनाडु में राज किया है। तो ईसा के बाद के चोलों का संस्थापक कहलाता है कौन है? विजयालय, ठीक है ना। और यदि प्रश्न आता है ना, ईसा के बाद के चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा आदित्य प्रथम है। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, किस चोल शासक को जले हुए पैरों वाला कहा गया है? ओरनहप्पे, है ना, करेकाल, विजयालय, आदित्य प्रथम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात करी थी कि ईसा के पूर्व के चोलों के संस्थापक ओरनहप्पे हैं, ईसा के पूर्व के चोलों का वास्तविक संस्थापक करेकाल हैं, और ध्यान रखिएगा इन्हें जले हुए पैरों वाला कहा गया है। इन्होंने कावेरी पट्टनम, ध्यान रखना, कावेरी पट्टनम की स्थापना की है। 7 स्वरों के ज्ञाता हैं, 7 स्वरों के ज्ञाता हैं। इन्होंने वेदों का संरक्षण भी दिया है ना, तो वैदिक साहित्य के संरक्षक भी कहे जाते हैं करेगा। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने आधे श्रीलंका को जीता? है ना, ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। है ना, ध्यान रखिएगा, चोल राजा हैं, है ना, और राजराज प्रथम ने आधे श्रीलंका को जीता था, है ना, और आधे श्रीलंका को जीता वहां के राजा थे महेंद्र पंचम। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र पंचम को पराजित किया है ना, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है, ये तमिलनाडु में है, और बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण किया है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा, प्रश्न आएगा, यदि पूरे श्रीलंका को किसने जीता? इन्होंने तो आधे को जीत लिया, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रथम। तो संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला चोल शासक कौन था? तो आपका आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रथम, और इन्होंने भी एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसको कहते हैं गंगैकोंड तो गंगैकोंड के मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये भी द्रविड़ शैली में बना है ना, तो आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रथम का। ठीक है, चलिए, इसके बाद यदि प्रश्न आता है कि श्रीलंका किस शासक के समय स्वतंत्र हो गया, है ना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। देखिए, यहाँ पे हाफ श्रीलंका जीता, यहाँ फुल श्रीलंका जीत गया, है ना, फिर श्रीलंका स्वतंत्र किसके समय हो गया? तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय स्वतंत्र हो गया। यहाँ कुलोत्तुंग द्वितीय से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कुलोत्तुंग द्वितीय जो है ना, वो भगवान शंकर के उपासक थे, और इन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। बाद में उस मूर्ति को समुद्र से रामानुजाचार्य ने, है ना, निकाला है, और उन्हें तिरुपति के मंदिर में स्थापित कराया था। ये आपको याद रखना है। चलिए, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने गंगा तट तक विजय हासिल की है? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उत्तम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ध्यान रखना, है ना, राजेंद्र प्रथम एकमात्र चोल शासक हुए हैं, है ना, जो दक्षिण से उत्तर तक गए हैं, गंगा घाटी, है ना, यहाँ पे बंगाल तक इन्होंने अधिकार किया है, बंगाल को जीता है ना, और गंगा तट तक इन्होंने, है ना, अपना राज्य स्थापित किया, पर वो वापस फिर कहाँ पर आ जाते हैं? दक्षिण पर आ जाते हैं, उत्तर ये वाला क्षेत्र वो फिर वो छोड़ देते हैं। ठीक है, पर इन्होंने यहाँ तक विजय प्राप्त की है, ये आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रथम ने, है ना। अभी हमने बात की, इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को भी जीता है ना, हमने बात की बंगाल को भी जीता है, गंगा तट तक इन्होंने विजय पताका को फहराया है, गंगैकोंड के मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा, यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि चोलों का सर्वाधिक उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ है, तो राजेंद्र प्रथम के समय हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक, अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में उत्तर मेरूर अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है। ऑप्शन है विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? परांतक प्रथम के समय उत्तर मेरूर अभिलेख को उत्कीर्ण कराया गया था। और ये अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसी अभिलेख में हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर का अभिलेख देता है, जो परांतक प्रथम के समय उत्कीर्ण कराया गया था। ध्यान रखना, इसीलिए चोलों को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यदि हम स्थानीय स्वशासन की जानकारी देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार की सभाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक का नाम है उर्व, एक का नाम है सभा, इसी को महासभा भी कहा गया है, और एक का नाम है क्या, नगरम। ये 3 प्रकार की सभाओं की जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख देता है। ध्यान रखिएगा, चोलों को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यदि प्रश्न थोड़ा अलग आता है कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, गवर्नर जनरल को, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और वंश की बात करें तो चोलों को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए
तो बाकी हम राजराज प्रथम के बारे में बात कर चुके हैं, इन्होंने आदि श्रीलंका को जीता है। ध्यान रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है। राजराज प्रथम का एक और नाम है अलीमोली वर्मन, अलीमोली वर्मन के नाम से भी है ना राजराज प्रथम को जाना जाता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध तमिल कवि कम्बन, प्रसिद्ध तमिल कवि कम्बन किसके दरबार में थे? ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग तृतीय, राजेंद्र तृतीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में थे कवि कम्बन, है ना। तो ये तमिल कवि माने गए हैं, तमिल सबसे प्रसिद्ध कवि माने गए हैं, और इन्होंने तमिल भाषा में है ना कम्बन की रामायण लिखी है। तो तमिल भाषा में क्या लिखी है? कम्बन की रामायण, रामायण। तो उत्तर भारत में जो स्थान रामचरितमानस का है, दक्षिण में है ना वही स्थान है ना कम्बन की रामायण का है, जो कुलोत्तुंग तृतीय के है ना समकालीन है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है पल्लव शासक किसके सामंत थे? है ना। ऑप्शन है सातवाहन, गुप्त, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। ध्यान रखिएगा सातवाहनों के सामंत कौन माने जाते हैं? पल्लव। और पल्लव राजाओं ने कहाँ राज किया है? तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर राज किया है ना। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? ध्यान रखिएगा सहविष्णु, है ना। पल्लव वंश के संस्थापक सहविष्णु माने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पल्लव शासक सबसे पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में फिर क्या बन गया? शैव बन गया है ना। तो ऑप्शन है सहविष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम, है ना। ध्यान रखिएगा पहले जैन धर्म के अनुयायी हैं और बाद में फिर वो शैव बन जाते हैं। अब यदि बात करें महेंद्र वर्मन के बारे में तो ध्यान रखिएगा इन्होंने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये हास्य ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की है। अन्य विकल्पों की बात करें तो सहविष्णु कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक हैं और इन सहविष्णु के बाद राजगद्दी पर कौन बैठते हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम बैठते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सहविष्णु है ना। पर पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक नरसिंहवर्मन प्रथम को माना जाता है ना। ध्यान रखिएगा इनको मामल्य नाम से भी जाना जाता है, मामल्य नाम से भी जाना गया है, ये भी आपको याद रखना है। और नरसिंहवर्मन द्वितीय की बात करें तो पल्लव वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक या पल्लवों का गौरव है ना किसके समय सबसे ज्यादा बड़ा है? तो ध्यान रखना नरसिंहवर्मन द्वितीय, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, नृत्युंग वर्मन, अपराजित वर्मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन प्रथम के समय है ना महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ना। इनको एकाश्म मंदिर भी कहा जाता है, एकाश्म मंदिर भी कहते हैं, इनको तट मंदिर भी कहा जाता है, इनको सोर मंदिर भी कहा जाता है, या इनको है ना ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, पैगोडा। तो ये अलग अलग नामों से पूछा जा सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे 7 रथ मंदिर हैं, है ना, 7 रथ मंदिर हैं, इसमें से 5 जो है वो पंच पांडव के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए नरसिंहवर्मन द्वितीय इनके बारे में बता चुके हैं कि ये पल्लव वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा है, पल्लवों का जो गौरव इन्हीं के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अपराजित वर्मन है ना, ये पल्लव वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं जिन्हें चोल शासक आदित्य प्रथम पराजित कर देता है। आगे बात करते हैं कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, नृत्युंग वर्मन, अपराजित वर्मन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय के समय कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है इन्होंने उपाधि धारण की है राजशह, ये भी पूछा जाता है, तो राजशह मतलब राजाओं में सह। दूसरी उपाधि है इनकी आगम प्रिय, आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का जो प्रिय हो, और तीसरी उपाधि है शंकर भक्त। तो ये 3 उपाधियां नरसिंहवर्मन द्वितीय ने धारण की है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं के समय 2 बार दूत मंडल चीन भेजा गया था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जैन संत जिनसेन किस राष्ट्रकूट शासक के संरक्षण, प्रसिद्ध जैन संत जिनसेन को किस राष्ट्रकूट शासक ने संरक्षण दिया है?
तो ऑप्शन है दंती दुर्ग, ध्रुव, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आंसर सी हो जाएगा। अमोघवर्ष के द्वारा, ध्यान रखिएगा अमोघवर्ष के द्वारा प्रसिद्ध जैन संत जिनसेन को संरक्षण दिया गया है। अब यदि हम जिनसेन की बात करें, है ना, तो इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, महापुराण है। महापुराण है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब यदि हम, है ना, हम इन विकल्पों पर बात करें, है ना, ध्यान रखिएगा दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, है ना, संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है, दंती दुर्ग के संस्थापक हैं। ध्रुव, ध्रुव को धारावर्षवी कहा गया, धारावर्षवी कहा गया है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रकूटों का स्वर्ण युग किस शासक के समय प्रारंभ हुआ है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ध्रुव, है ना, ध्रुव के समय, है ना, राष्ट्रकूटों का स्वर्ण युग आरंभ हो जाता है। अब अमोघवर्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये बड़े महत्वपूर्ण राजा हैं, और ध्यान रखिएगा जिनसेन से प्रभावित होकर ही इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो जैन धर्म को स्वीकार किया है वो किससे प्रभावित होकर, जिनसेन से। दूसरा ना, इन्हीं के समकालीन है, इन्होंने एक और संरक्षण दिया है, शाक्टायन। तो शाक्टायन को भी संरक्षण, महावीराचार्य जैसे विद्वान को भी इन्होंने संरक्षण दिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अमोघवर्ष से एक और प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इनकी जानकारी हमें संजन ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। संजन ताम्रपत्र से, है ना, किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है, तो अमोघवर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। वो कहते हैं इन्होंने लक्ष्मी जी को अपनी एक उंगली समर्पित कर दी थी, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है अमोघवर्ष का, ठीक है। इसके बाद गोविंद तृतीय की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूटों का चरमोत्कर्ष किस राजा के समय हुआ है, तो गोविंद तृतीय। तो ध्यान रखना राष्ट्रकूटों का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, गोविंद तृतीय था, और इसी के समय राष्ट्रकूट सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए फिर इतना ही, है ना। आगे के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, है ना, जनजातियों के बारे में, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।